अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम दुनिया जहाँ के तरक्की याफ़्ता ममालिक का मवाज़ना अपने मुल्क की अदलिया से करें, तो हमें इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। इसकी अहम और बुनियादी वजह ये है कि ये जो तरक्की याफ़्ता ममालिक की जो अदलिया है, जो अदलिया का निज़ाम है, इनका मेन कॉन्सेप्ट, मेन ऑब्जेक्टिव, इनकी जो ज़िम्मेदारी और जो इनका लाहे अमल होता है, वो ये होता है कि हमने जो है आवाम को इंसाफ़ फ़राहम करना है। अगर इनके सामने चाहे अमीर हो या गरीब हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, जो इंसाफ मिलता है वो उसे मिलता है कि जो हक पर होता है और सच पर होता है। क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक की अदलिया जानती हैं कि वो जिस मुकाम पर हैं और जिस जिम्मेदारी को सर अंजाम दे रही हैं वो बहुत अहमियत की हामिल हैं, और वो जिस सीट पर बैठी हुई हैं वो सिर्फ आवाम की बदौलत ही बैठी हुई हैं, और जो उन्हें तनख्वाह मिल रही है और जो अय्याशी की ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं वो आवाम के टैक्स के पैसों से ही उनको मिल रही है। इसीलिए जो है वो आवाम की जो है नौकर होती हैं, आवाम की नौकरी करती हैं और अपनी जो तनख्वाह है उसको मुकम्मल हलाल करने की कोशिश करती हैं। और अगर उनका मुकाबला कभी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों, सियासतदानों या रियासत के ताकतवर हलकों और तबकों से होता है, तो उसमें भी जो वो जीत होती है इंसाफ की होती है। इस जंग में जो है वो अपना आप कुर्बान कर देती हैं, अपनी नौकरी को कुर्बान कर देती हैं, लेकिन इंसाफ पर जो है कोई आंच नहीं आने देती। इसीलिए जो है आज हमारे मुल्क की और इन तरक्की याफ्ता ममालिक की अदलिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर इन तरक्की याफ्ता ममालिक की अदलिया का मवासना और मुकाबला अगर हम अपनी अदलिया से करते हैं, तो उसमें हमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारी अदलिया है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी, उसका जो लाहे अमल है वो आवाम को इंसाफ फराहम करना होता ही नहीं है। हमारी जो अदलिया है वो इन सियासतदानों की और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नौकरी करती है और एक तरह से उसकी कठपुतली बनी हुई है। तभी तो आज हमारे मुल्क में जो आवाम का इस्तेसाल हो रहा है वो इतना उरूज पे पहुंच गया है, क्योंकि जो हमारी अदलिया है वो ही बढ़ चुकी है और इंसाफ फराहम करने के काबिल ही नहीं है। अगर हमारी अदलिया के सामने अमीर और गरीब, कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान किसी को इंसाफ फराहम करना हो तो उसमें हक और सच नहीं देखा जाता, उसमें अमीर जो होता है या जो ताकतवर होता है उसको ही इंसाफ मिलता है। और जब कभी भी हमारी मुल्क की अदलिया का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, हुक्मरानों से, सियासतदानों से और मुल्क के ताकतवर हलकों और तबकों से हुआ, तो हमेशा हमारी जो है अदलिया ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और घुटने टेके हैं। यही वजह है कि आज हमारी अदलिया का जो है वो 140 में से 131वां नंबर है, और मज़ीद जो है हमारी अदलिया जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और आवाम को इंसाफ फराहम करने में जो है नाकाम होती जा रही है। तो ये है कि अदलिया की आपको थोड़ी सी तारीख़ बताते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि क्या वजह है कि आज जो अदलिया है वो इतनी बेबस, मजबूर और नाकाम है। पाकिस्तान की अदलिया का सबसे पहला शर्मनाक फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस 1955 का था कि जब 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली की जो पाकिस्तान का आइन तश्कील दे रही थी उसे डिज़ोल्व कर दिया गया गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद की जानिब से। ग़ुलाम मोहम्मद ने इस पर जवाज़ ये बनाया कि चूँकि ये जो असेंबली है ये पार्लिमानी अफरा तफरी जो है वो ख़त्म कर चुकी है, तो इस हवाले से जो है अब इसके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है आइन तश्कील देने का, तो इसे डिज़ोल्व किया जाता है। लेकिन हकीकत में जो ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं वो इस असेंबली में कुछ अपने लोग भी शामिल करवाना चाहते थे कि जो पाकिस्तान का आइन बना सकें, लेकिन कानूनी तौर पे और जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है आइन बनाने की वो पार्लियामेंटेरियंस के पास होती हैं कि जो पार्लियामेंट के अफराद होते हैं। और गवर्नर जनरल जिन लोगों को जो है वो इस असेंबली में शामिल करना चाहते थे आइन बनाने वाली, तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं थे। तो कानूनी तौर पे ये गवर्नर जनरल ने जो असेंबली डिज़ोल्व की थी ये बिल्कुल नाजायज़ थी। तो जो इस असेंबली को जो आइन बना रही थी उसको लीड कर रहे थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान साहब, जो एक बाअसूल, ईमानदार और शरीफ शख्स थे। तो वो है कि वो इस फैसले को लेके जो है चैलेंज करने के लिए सिंध कोर्ट गए। तो जब सिंध कोर्ट ने इस फैसले को सुना और इस पर जजमेंट पास की, तो उन्होंने जो है वो गवर्नर जनरल के फैसले को जो है वो कल अदम करार दे दिया। और फिर जो है ये जो असेंबली थी ये आइन बनाने का सिलसिला इसने दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन जो बाद में फिर गवर्नर जनरल साहब हैं वो फेडरल कोर्ट गए और फिर उन्होंने जो है ना वो उसकी पटिशन दायर करवाई कि इसको जो है वो दोबारा से जो है इस पर नज़रसानी की गई। तो फेडरल कोर्ट ने जो है इस पर बड़ा मज़ाक़ा केस जजमेंट दी, वो भी ज़रा आप सुनिए। फेडरल कोर्ट ने ये जजमेंट पास की कि सिंध कोर्ट के पास तो गवर्नर जनरल के केस सुनने का कोई आईनी अख्तियार ही नहीं है, तो सिंध कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है और जो गवर्नर जनरल ने असेंबली डिज़ोल्व की है इसको सही करार दिया गया और पहली दस्तूर साज असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया। इसीलिए जो है पाकिस्तान को जो है वो आइन बनाने में इतनी देर हुई, इतनी ताख़ीर का सामना करना पड़ा।
तो ये जो फेडरल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये रिमार्क्स पास किए, उनके ज़रा मैं आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपको भी इन लोगों का पता चल पाए, ताकि तारीख से आप भी आशना हो पाएँ। तो इसमें थे जस्टिस मुनीर, जो बदनाम ज़माना है कि जब भी कोई अदलिया की बुराई बयान करनी होती है जो, तो इसमें जस्टिस मुनीर का नाम सर फहरिस्त होता है। इसके बाद जस्टिस एस ए रहमान, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस एस ए इकराम ने जो है वो गवर्नर जनरल के फैसले को बिल्कुल सही कहा और पहली दस्तूर साज असेंबली को जो है वो डिसॉल्व कर दिया। तभी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो आइन बनाने में इतनी देर हो गई, इतनी ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिसके जो है वो नताइज आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। सिर्फ एक शख्स था कि जिसने जो है वो इस फैसले को जो है गवर्नर के कल अदम ही करार दिया, और उनका नाम था जस्टिस ए आर कार्नेलियस, जिन्हें आज भी जो है वो अदलिया की तारीख में एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। पाकिस्तान की अदलिया का दूसरा सबसे शर्मनाक फैसला 200 केस 1958 का था कि जब सदर इस्कंदर मिर्ज़ा ने आइन को जो है मनसूख करके अयूब खान को इक़्तिदार में आने की दावत दी, और अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके आइन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टैंड लेने के बजाय, कोई स्टांस लेने के बजाय इस मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया, और इस पर ये रिमार्क्स पास किए कि जब इनकलाब आ जाए तो इस पर अमल करना और इसको मानना सबकी बुनियादी जिम्मेदारी और सबका फ़र्ज़ है। और इसकी बुनियाद उन्होंने हैंस कैल्सन जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट पर रखी, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मार्शल लॉ को जो है वो जायज़ करार दे दिया गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है, पाकिस्तान का कितना बड़ा अलमिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आइन की इज़्ज़त, तकरीम और हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं और इस हवाले से हल्फ उठाते हैं, उन्होंने जो है वो ही अपने हाथों से पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया। पाकिस्तान की अदलिया का तीसरा शर्मनाक फैसला आसमा जिलानी केस 1972 का था कि जब मुल्क में याह्या खान का मार्शल लॉ था और याह्या खान जो है वो दौरे इक़्तिदार पे काबिज़ थे, तो उनके उस पूरे दौरे हुकूमत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना ही कोई कदम आगे बढ़ाया, ना ही कोई आवाज़ बुलंद की कि याह्या खान का जो मार्शल लॉ है वो गैर आइनी और गैर कानूनी है, और ये जो इन्होंने आइन को जो है वो उठा के बाहर फेंका हुआ है और जो जमहूरियत का जो जनाजा निकाल रहे हैं, ये पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है और असूलों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब याह्या खान जो है वो अपने इक़्तिदार से महरूम हुए, तो उसके बाद 1972 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट पास करती है कि याह्या खान का जो पूरा दौरे हुकूमत था ये गैर आइनी और गैर कानूनी था, और इसे जो है फिर कल अदम करार दिया गया उनके इक़्तिदार से महरूम होने के बाद। और जब तक वो दौरे इक़्तिदार में थे तो सो मोटो नोटिस लेना तो दूर की बात है, कोई उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आवाज़ तक बुलंद नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। पाकिस्तान की अदलिया का चौथा शर्मनाक फैसला खान अब्दुल वली खान केस 1976 का था कि जब भुट्टो हुकूमत ने नेशनल अवामी पार्टी पर गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगाकर इस पार्टी को जो है वो कल अदम करार दे दिया था और इस पार्टी पर बैन लगा दिया था। तो इस मामले पर जो है वो खान अब्दुल वली खान साहब जो हैं वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, तो इस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान और उनके साथी जजेस की सरबराही में ये रिमार्क्स पास किए कि जो खान अब्दुल वली खान के जो हैं और उनकी जो पार्टी है वो मुल्क दुश्मनी और संगीन गद्दारी में मुलविस पाए गए हैं और मुल्क को तोड़ने और पख्तूनिस्तान के क़याम का वो इरादा रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भुट्टो हुकूमत का जो फैसला था उसको बहाल रखते हुए नेशनल अवामी पार्टी को बैन कर दिया था। पाकिस्तान की अदलिया का पांचवा शर्मनाक फैसला नुसरत भुट्टो केस 1977 का था कि जब मुल्क में ज़िया उल हक की जानिब से मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था और भुट्टो हुकूमत को रुखसत कर दिया गया था, तो इस पर नुसरत भुट्टो ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करवाई थी कि ज़िया उल हक के जो मार्शल लॉ को है वो नाजायज़ और गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने नुसरत भुट्टो की जो अपील थी उसको रद्द करते हुए ज़िया उल हक के मार्शल लॉ को आइनी करार दे दिया। पाकिस्तान की तारीख का छठा शर्मनाक फैसला ख्वाजा अहमद तारिक रहीम बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर का केस था कि जब अगस्त 1990 में सदर गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को 58(2)B के तहत ख़त्म कर दिया था और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। तो ये मामला जब लाहौर हाई कोर्ट में गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने सदर के जो इस फैसले को जायज़ करार दे दिया। फिर बाद में जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सदर इसाक खान के और लाहौर हाई कोर्ट के जो है फैसले को दुरुस्त और जायज़ करार दिया और जो है बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था और कौमी असम्बलियों को तहलील कर दिया गया था। पाकिस्तान की अदलिया का सातवां शर्मनाक फैसला हाजी सैफुल्लाह खान के जुनेजो 1989 का था कि जब सदर ज़िया उल हक ने अपने ही वज़ीर आज़म जुनेजो की हुकूमत को 58(2)B के तहत जो है वो ख़त्म कर दिया था और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस फैसले को कल अदम करार दिया, लेकिन ज़िया उल हक की मौत के बाद
जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। पाकिस्तान की अदलिया का 7वां शर्मनाक फैसला नवाज शरीफ केस 1993 का था कि जब नवाज शरीफ ने रेडियो और टेलीविज़न पर सदर ग़ुलाम इसा खान को तनकीद का निशाना बनाया था। तो इस पर जो है वो सदर ग़ुलाम इसा खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था, और इस पर जवाब ये बनाया था कि जो नवाज शरीफ की हुकूमत है वो करप्शन में मुलविस है और इन्होंने जो है वो सदर की इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह किया है, तो इसीलिए इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया है। बाद में ये मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये सदर का जो जवाब था इसको नाजायज़ करार दे दिया और नवाज शरीफ को हुकूमत को बहाल कर दिया। तो ये है कि जब नाअहल किया गया था तो उस वक्त जो है केयर टेकर गवर्नमेंट कायम कर दी गई थी, इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप आ चुका था। तो बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सदर के इख्तियार को जो है और जो उनका जो जवाब था हुकूमत ख़त्म करने का उसको जायज़ करार दिया और कहा है कि अब केयर टेकर सेटअप आ गया है, अब वो ही मुल्क को और जो है मामलात को आगे लेकर चलेगा। तो फिर ये के इस हवाले से जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तानी अदलिया का 8वां शर्मनाक फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी बेनज़ीर केस 1996 का था कि जब सदर लगाली ने 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर की हुकूमत को बदअमनी, माशी बदहाली और करप्शन की इल्ज़ामात लगा के ख़त्म कर दिया था और जो है कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। तो उस वक़्त जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो वो इस फैसले को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सदर के इस फैसले को जायज़ करार दिया, आइनी करार दिया और फिर ये कि बेनज़ीर की जो हुकूमत थी 96 की उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। आप सबको 1997 का वो वाक़या तो याद होगा कि जब नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। तो ये है कि इस वाक़ये का तज़किरा आज से कुछ दिन पहले कि जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी थी, तो इस वाक़ये का ज़िक्र उस वक़्त भी हो रहा था। तो थोड़ा आपको बताते हैं कि क्या वजूहात थी, क्या वजह बनी कि 1997 में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। तो ये जो मेन झगड़ा था, मेन जो तकरार थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और नवाज शरीफ के दरमियान थी। तो ये कि नवाज शरीफ जो है ना कुछ ऐसे इकदाम करना चाहते थे कि जिन्हें जो है वो सज्जाद अली शाह ने पूरा नहीं होने दिया और उन्हें उठाकर फेंक दिया था। पहला तो नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि मुल्क में जो है वो एंटी टेररिज्म कोड बनाए जाएँ कि जिसमें दहशत गर्दों को जो सज़ा हो वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में हो, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था कि जो पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, ये जो अदलिया का निज़ाम है वो स्लो है, सुस्त रफ्तारी से काम करता है और इतना मुनसिफ़ाना भी नहीं है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो दहशतगर्द होते हैं उनका केस बहुत डिले हो जाता है या उन्हें जो है वो अदालत से बरी कर दिया जाता है और उनकी जो है वो सज़ा माफ़ कर दी जाती है। तो नवाज शरीफ चाहते थे कि इन दहशतगर्दों का जो केस है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में चलाया जाए ताकि उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा हो जाए। और ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट थी ना वो सुप्रीम कोर्ट के और पाकिस्तान की जो अदलिया थी उसके अंडर में नहीं आती थी। एंटी टेररिज्म कोर्ट बिल्कुल आज़ाद काम करेंगी, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये था। तो जब ये पार्लियामेंट में लेके गए नवाज शरीफ इस चीज़ को और ये है कि इसे मंजूर कर लिया गया, तो बाद में जो है वो सज्जाद अली शाह ने जो है वो इस चीज़ को जो है ना उठा के फेंक दिया और एंटी टेररिज्म कोर्ट के जो फैसले को जो है ना वो रद्द कर दिया था, तो फिर इसको हटा दिया गया। फिर इसके बाद दूसरी तकरार हुई, नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 5 जजेस अपने मर्ज़ी के लगाने चाहते थे, तो सज्जाद अली शाह ने जो है उस चीज़ को भी उठाकर फेंक दिया। तीसरा जो इन दोनों के दरमियान तकरार का बाइस बना वो ये कि पार्लियामेंट में जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो फ्लोर क्रॉसिंग होती है उसको जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार देना चाहते थे। तो पार्लियामेंट में उन्होंने बिल पास किया और ये बिल मंजूर भी हो गया। तो सज्जाद अली शाह ने जो है ना वो इस बिल को भी उठाकर फेंक दिया था। तो जब इतने सारे उनके बिल उठाकर फेंक दिए गए नवाज शरीफ के, तो नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो सज्जाद अली शाह पर जो है ना वो तनकीद की और जो है उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तो जिस पर जो है सज्जाद अली शाह ने जो है वो नवाज शरीफ पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दी और उन्हें जो है ना कोर्ट की जो है वो पेशियाँ भुगतनी पड़ी। तो ये है कि और वो जो है सज्जाद अली शाह जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है वो सज़ा सुनाना चाहते थे। तो ये कि नवाज शरीफ ने अपनी उस तनकीद पे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन सज्जाद अली शाह जो है वो बज़िद थे कि नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई जाएगी। ये तकरार इस हद तक पहुंच चुकी थी। तो ये है कि नवाज शरीफ को उस फैसले से बचाने के लिए नून लीग ने जो है 1997 में जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। फिर वो बात की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो बाकी जजेस के भी रिमार्क्स आ गए कि इनकी जो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का जो ओहदा है ये गैर आइनी है और ये इस ओहदे पे जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के काबिल नहीं है। तो फिर ये कि हम सबको पता है कि उस वक़्त जो है वो 2 अदालतें लगना शुरू हो गई थी। एक अदालत फ़ैसला देती थी, दूसरी उसे रद्द कर देती और फिर ये मामला बढ़ा और फिर सज्जाद अली शाह को जो है वो अपने घर जाना पड़ा था। पाकिस्तान की अदलिया का नवा शर्मनाक फैसला ज़फ़र अली शाह के सन 2000 का था कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को पामाल करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था।
تو اس پر جو ہے وہ نون لیگ کے ارکان جو ہے سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس مارشل لاء کو ناجائز اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار دینے کی پٹیشن دائر کروائی. تو اس پہ تو پہلے تو یہ افواہیں آنے لگ گئیں کہ واقعی جو ہے سپریم کورٹ اس مارشل لاء کو ناجائز قرار دے دے گی. تو یہ ہے کہ اس خوف میں جو ہے وہ پرویز مشرف نے ایک نیا چیف ایگزیکٹو آرڈر پی سی او کا جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا اور ہر جو جج ہے اس پہ یہ جائز قرار دے دیا کہ اس کو جو ہے پی سی او کے تحت حلف اٹھانا لازمی ہے. اگر کوئی جج پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تو اس کو جو ہے وہ ریٹائر تصور کر لیا جائے گا. تو 102 میں سے 89 ججوں نے جو ہے وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیا تھا. تو پھر بعد میں جو ہے وہ یہ جو مارشل لاء لگایا گیا تھا پرویز مشرف کی جانب سے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیا گیا اور نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. پاکستان کی عدلیہ کا 10واں شرمناک فیصلہ قاضی حسین احمد کے سن 2002 کا تھا کہ جب پرویز مشرف نے صدر منتخب ہونے کے لیے ملک میں ریفرینڈم کروایا تھا. تو اس ریفرینڈم کے خلاف جو ہے جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد جی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ اس ریفرینڈم کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ قاضی حسین احمد کی اس اپیل کو جو ہے وہ رد کر دیا اور جو یہ ریفرینڈم کروانے کا پرویز مشرف کا فیصلہ تھا اس کو جائز اور درست قرار دے دیا تھا. پاکستان کی عدلیہ کا 11واں شرمناک فیصلہ لیگل فریم آرڈر سن 2002 کا تھا کہ جب وطن پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ میں لیگل فریم آرڈر ایل ایف او کے خلاف درخواست دائر کروائی گئی کہ ایل ایف او کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیا جائے. تو اس پر سپریم کورٹ نے جو وطن پارٹی کی اس درخواست کو جو ہے وہ نامنظور کرتے ہوئے لیگل فریم آرڈر کو جائز قرار دے دیا تھا اور لیگل فریم آرڈر کو ملک میں نافذ کر دیا گیا تھا. پاکستان کی عدلیہ کا 12واں شرمناک فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 میں ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کی قتل کے کیس میں جو ہے سزائے موت سنائی تھی. ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کروائی تھی کہ اس کی نظر ثانی کی جائے. لیکن سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس درخواست کو رد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست اور صحیح قرار دیا اور پھر 5 جولائی 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا اور پاکستان ایک عظیم لیڈر سے محروم ہو گیا. پاکستان کی عدلیہ کا 13واں شرمناک فیصلہ 17ویں ترمیم 2005 کا تھا کہ جب سپریم کورٹ میں 17ویں ترمیم کے خلاف جو ہے اپیل دائر کی گئی تو سپریم کورٹ نے اس اپیل کو رد کر کے 17ویں ترمیم کو جائز قرار دے دیا. یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی آمر ڈکٹیٹر جو آئین کو پامال کر کے حکومت میں آیا ہے اور وہ آئین میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے ترمیم کا حق دے دیا جائے اور اس اقدام کو جائز قرار دے دیا جائے. پاکستان کی عدلیہ کا 14واں شرمناک فیصلہ یوسف رضا گیلانی کیس 2012 کا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا صرف اس وجہ پر کہ انہوں نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس حکام کو خط نہیں لکھا تھا کہ جو آصف علی زرداری کے جو اثاثے, جو پیسے, جو ڈالر سوئس اکاؤنٹس میں موجود ہیں اس کی ڈیٹیل شیئر کرنے کے حوالے سے. تو جب یوسف رضا گیلانی نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ خط لکھنے سے منع کیا تو پھر سپریم کورٹ نے طیش میں آ کر یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. پاکستان کی عدلیہ کا 15واں شرمناک فیصلہ راجہ پرویز اشرف کے سن 2013 کا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس وقت کے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف پر کرپشن, بدامنی اور کک بیکس کے الزامات میں انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا. اور ان پر جو یہ الزامات ہیں وہ طاہر القادری نے لگائے تھے اور یہ سب جانتے ہیں کہ طاہر القادری جو ہیں وہ ہر دور میں فوج کا مہرہ رہے ہیں. تو طاہر القادری کے ان الزامات پہ جو ہے اس وقت کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز شخص جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے انہیں حراست میں لینے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا تھا. پاکستان کی عدلیہ کا 16واں شرمناک فیصلہ نواز شریف کے سن 2017 کا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے اس وقت کے پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف کو پاناما پیپر کے کیس میں نااہل قرار دے دیا تھا. اور یہ باتیں تو اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات خراب ہو گئے تھے تو فوج نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سہارا لے کے نواز شریف کو نااہل کیا تاکہ نواز شریف کو راستے سے ہٹایا جا سکے. تو ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کی عدلیہ وہ فوج کے کھیل کا سہارا بنی. پاکستان کی عدلیہ کا شرمناک فیصلہ 5 اگست 2023 کو ہوا کہ جب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے کیس میں سزا سنا کر انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا. تو یہ ہے کہ توشہ خانہ سے تحائف تو اور بھی سیاستدانوں اور حکمرانوں نے لیے تو ان کو تو کوئی سزا نہیں سنائی گئی, ان کو تو حراست میں لے کے جیل میں نہیں ڈالا گیا. تو عمران خان صاحب کو ہی صرف اس
तोशाखाना के केस में सज़ा सुनाई गई, क्या ये अदालत का गलत फैसला नहीं है? इसके अलावा अदलिया के और भी कारनामे आपके सामने रखते हैं। सन 1996 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी पर करप्शन और मर्डर के चार्जेस लगाकर उन्हें जो है वो कैद कर दिया गया था जेल में। और ये है कि आसिफ अली जरदारी ने 7 साल जो है वो 96 से 2004 तक जो है वो जेल में गुजारे। लेकिन फिर 97 में जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया मुल्क में और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर ये है कि 2004 में आसिफ अली जरदारी के सारे गुनाहों पे, सारे जुराइम पे जो है वो पानी फेर दिया गया। उनकी गुनाह की किताब को बंद करके 2004 में उन्हें सेल्फ एग्जाइल में मुल्क से बाहर भेज दिया गया। इसके अलावा और भी जो है वो केसेस में आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुख्तलिफ औकात में जो है वो जेल जाते रहे हैं। तो टोटल जो है उन्होंने 11 साल जो है वो जेल में गुजारे। और ये है कि 11 साल उन्होंने जेल में गुजारे, लेकिन आज तक एक भी मुकदमा, एक भी जुर्म उन पे साबित नहीं हो पाया और वो आज जो है वो अदालत से बाइज्जत बरी होकर फिर रहे हैं। 2004 में एनआरओ का सहारा लेके और बाज़ औक़ात मेडिकल ग्राउंड्स पे या और वजूहात पर जो है वो अदालत से बेल लेके जो है आज़ाद हो जाते हैं और फिर वो केस ही ख़त्म हो जाता है और क्लीन चिट आसिफ अली जरदारी को दे दी जाती है। और वो अब जो है आसिफ अली जरदारी जो है वो आज़ाद फिर रहे हैं और उन पर जो है कोई भी केस नहीं है, ना ही करप्शन का, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग का, ना ही मर्डर का और ना ही किसी किस्म का। इमरान खान की पिछले दौरे हुकूमत में आसिफ अली जरदारी और भी पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर, जिनमें फरियाद तालपुर और आगा सिराज दुरानी भी शामिल थे, उन्हें भी नैब केसेस में जो है हिरासत में लिया गया, उन पे मुकदमा चलाया गया, उन्हें सज़ा हुई, उन्हें जो है वो कैद किया गया। लेकिन फिर सब ने देखा कि उन्हें जो है वो अदालतों से बाइज्जत बरी कर दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। और आज जो है वो क्लीन चिट लेके जो है वो पाकिस्तान में घूम रहे हैं और कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं है और कोई उन पर मुकदमा नहीं है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर करप्शन, हाईजैकिंग और किडनैपिंग के इल्ज़ामात लगा के उन्हें जो है वो जेल में कैद कर दिया गया था और उन्होंने जो है वो 14 माह जो है वो कैद में गुजारे। लेकिन फिर बाद में वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ साज़बाज़ करके सेल्फ एग्जाइल में एनआरओ लेके सऊदी अरब चले गए और फिर उन्होंने एक तवील वक्त जो है वो सऊदीया में गुजारा कि जब तक उनके लिए पाकिस्तान में वापस आकर हुकूमत करने के हालात साजगार नहीं हो गए। इसके अलावा 2018 में नवाज शरीफ को पनामा में और दूसरे केसेस में जो है वो करप्शन के हवाले से जो है वो सज़ा सुनाई गई, जिसमें उन्हें 10 साल की कैद और जो है वो नाअहली की सज़ा सुनाई गई। फिर ये है कि और जो है फिर उन्हें कैद कर लिया गया और उन्होंने 307 दिन जो है वो जो है कैद में गुजारे। फिर मेडिकल ग्राउंड्स में जो है वो इलाज का बहाना बना के ये नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन चले गए और वो वक्त है और आज का वक्त है कि नवाज शरीफ जो है वो वापस नहीं आए और अदालत में जो है उनके तमाम तर केसेस पेंडिंग है। और ये है कि इस 16 माह में जो है वो पीडीएम ने, जो बेसिकली शहबाज शरीफ साहब रन कर रहे हैं, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हालात इतने साजगार कर दिए हैं कि अब वो सितंबर में पाकिस्तान आकर मुल्क के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आगे उनका प्लान है कि वो मुल्क की भागदौड़ भी संभालेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा अलमिया है और कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि 2004 में एनआरओ का सहारा लेने वाले आसिफ अली जरदारी मुल्क से फ़रार होने वाले 2008 में मुल्क में वापस आकर जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होकर मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं। इसके अलावा और अब जो है ये हिस्ट्री जो है अब आप अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है कि अब नवाज शरीफ जो है वो सितंबर में वापस आकर इलेक्शन में हिस्सा लेके जो है और ख्वाहिश रखते हैं कि वो और उनकी पार्टी इलेक्शन जीत के मुल्क की भागदौड़ संभालेगी। इसके अलावा नैब के केसेस में सज़ा पाने वाली मरियम नवाज साहिबा ने 69 डेज़ जेल में गुजारे। इसके साथ जो उनके खावंद थे कैप्टन सफदर, उन्होंने 74 डेज़ जेल में गुजारे थे। और इनके साथ साथ बाकी जो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स थे, उन्होंने भी जो है वो नैब के केसेस में जो है वो जेलें काटी, जिनमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। अब आप खुद देखें कि पिछले दौरे हुकूमत में इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार जो मुल्क से फ़रार था, वो जैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और पीडीएम की हुकूमत कायम हुई, वही शख्स जो पिछले दौरे हुकूमत में इश्तिहारी था, जिसके ऊपर केसेस थे, जिस पर जो है अदालत ने सज़ा का फ़ैसला सुना दिया था, वो शख्स जो है वो इस दौरे हुकूमत में, पीडीएम के दौरे हुकूमत में वज़ीर ख़जाना बना हुआ था और मुल्क के ख़जाने की चाबी उसको सौंपी हुई थी। इसके अलावा हमज़ा शहबाज और नवाज शरीफ के जो बाकी बच्चों हैं, उन पे भी केसेस थे, लेकिन वो भी सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो जमहूरियत, ये जो जमहूरी निज़ाम है, इसकी सबसे अहम और ख़ूबसूरत और ख़ास बात ये होती है कि ये अपने लोगों को, अपनी आवाम को बात करने की, तनकीद करने की, आवाज़ बुलंद करने की
सवाल पूछने की और एहतजाज करने की मुकम्मल आज़ादी और इजाज़त फराहम करती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये जमहूरी निज़ाम के और जमहूरियत के अहम अंसर होते हैं। यही तमाम तर इजाज़त और आज़ादी जो है वो हमें हमारा आईने पाकिस्तान भी देता है, लेकिन हमारे मुल्क में बुनियादी हकूक़ तो सिरे से ही मौजूद नहीं हैं, तो किसी से सवाल करना या किसी पर तनकीद करने की इजाज़त कहाँ से मिलनी है। अगर कोई ये शख्स या कोई अवाम का नुमाइंदा ये गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उस पर जो है वो मुकदमा चला के जो है उसे कैद कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्योंकि हमारे मुल्क में जमहूरियत तो है ही नहीं, जमहूरियत तो हमारे मुल्क में 75 साल से पनप ही नहीं पाई। 1947 से लेके अब तक हमारा मुल्क जो है वो हाइब्रिड रजीम के शिकंजे में जकड़ा हुआ है, और हम सब जानते हैं कि ये जो हाइब्रिड रजीम है ये चलती ही फाशिज़म के बलबूते पर है। यहाँ पर मैं बात कर रहा था अदलिया की, कि अगर कोई शख्स अदलिया पर तनकीद करता है, अदलिया को उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, तो ये बात अदलिया पे बहुत गिरां गुजरती है कि इस शख्स की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारी शान में गुस्ताखी करे, और फिर उस शख्स पर जो है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के जो है उसे हवालात में बंद करवा दिया जाता है। अदलिया अपने गिरेबान में नहीं जानती कि वो माजी में क्या करती रही है, किस किस्म की लेगेसी लेकर चल रही है। अदलिया का अपना किरदार कितना दागदार है, तो अपने आप को बेहतर करने के बजाय, अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय उस शख्स की ज़बान बंद करवा दी जाती है कि जो अदलिया के हवाले से बात कर रहा हो या अदलिया पे तनकीद कर रहा हो। उस शख्स के ख़िलाफ़ अदलिया को जो है वो कार्रवाई करने का हक़ तो तब बनता है कि जब अदलिया परफेक्ट हो, अदलिया का जो निज़ाम है वो बेहतरीन चल रहा हो, अदलिया जो है वो बाकिरदार हो। तो इस तरह की जो अदलिया की जानिब से सख्ती है ये तो समझ में भी आती है और हज़म भी की जा सकती है। लेकिन जब अदलिया का माजी ही इतना ख़राब हो, इतना दागदार हो, तो इस तरह की जो सख्ती है और इस तरह की जो कार्रवाई है वो अदलिया को कहीं भी और किसी तरह भी ज़ेब नहीं देती। ये निहाल हाशमी और तलाल चौधरी का केस भी हमारे सामने है, और अगर हम माजी पर नज़र डालें तो हमारी तारीख़ इस किस्म के केसेस से भरी पड़ी है कि निहाल हाशमी और तलाल चौधरी ने जो है वो अदलिया पर तनकीद की थी, अदलिया के हवाले से बात की थी, और उनके जो बयानात हैं वो अदलिया पे इतने गिरां गुजरे थे कि अदलिया ने उन पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई, उन्हें नाअहल किया और उन्हें कैद की सज़ा सुना दी। और इस तमाम तर कार्रवाई से मेरे ख़्याल से इनका तो इतना कुछ नहीं बिगड़ा होगा जितना अदलिया का बिगड़ा, और अदलिया ने अपने किरदार पर एक और दाग लगा लिया। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है इसके पास एक ख़ास और अहम तरीन ताकत होती है सो मोटो नोटिस लेने की, कि अगर किसी जुर्म पर, किसी मुद्दे पर या किसी इशू पर कोई पटिशन फाइल नहीं कर रहा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा या उसके हवाले से कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, तो ख़ुद अपने तहे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सो मोटो नोटिस लेके उसके हवाले से जो है वो केस चला सकता है और उसे जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचा सकता है। ये जो उमर अता बंदियाल से पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, इन्होंने अपने दौर में जो है वो बेतहाशा सो मोटो नोटिस लिए, और वो तमाम तर जो उन्होंने सो मोटो नोटिस लिए वो बेतुके इश्यूज़ पे लिए, कि जिनमें से ये जो सिम कार्ड्स कंपनीज होती हैं ये इतना ज़्यादा टैक्स चार्ज क्यों नहीं करती, 100 रुपये का जब कार्ड रिचार्ज किया जाता है तो पूरे 100 रुपये क्यों नहीं आते, 25 रुपये टैक्स क्यों करते हैं, 75 रुपये आवाम को क्यों मिलते हैं, तो आवाम को जो है पूरे 100 रुपये मिलने चाहिए। या ये जो गटर खुले हुए हैं, ये जो गटर उभर रहे हैं, इसमें जो है लोग गिर रहे हैं, जहाँ बहक हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, इस पे जो है वो फौरी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है, उस पर उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया। जेल में जो है अगर किसी कैदी को जो है वो एलसीडी मिली हुई है या आरामदेह बेड मिला हुआ है, तो वो क्यों मिला हुआ है, ये एक कैदी है, इसको ज़मीन पे सुलाया जाए बाकी कैदियों की तरह, ये कोई ख़ास कैदी थोड़ी है। उन्होंने इस किस्म की जो है वो मामलात पे सो मोटो नोटिस लिए। पाकिस्तान की अगर 75 साल तारीख देख लें अगर सो मोटो नोटिस के हवाले से, तो सारे के सारे जो हैं वो इस किस्म के छोटे और बेतुके इश्यूज़ पे लिए गए। कभी भी कोई सो नोटिस जो है वो बड़े और अहम मुद्दे पे नहीं लिया गया। हमारे मुल्क में मिसिंग पर्सनस का इतना अहम मसला है, उस पे नोटिस नहीं लिया गया। ये जो बलूचिस्तान और केपीके में जो बुरे हालात हैं, इसका जो ज़िम्मेदार है उसके हवाले से सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इंतहा की करप्शन है, उस पे सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। इतने बड़े बड़े मेन और अहम मुद्दे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन उस पे सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाता है तो छोटे और ये टुच्चे केसेस में सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं। अच्छा, तो और जब पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की, इस हवाले से एक बिल पास करवाया,
तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बिल को उठाकर फेंक दिया कि ये अदलिया के ख़िलाफ़ एक साजिश है, अदलिया के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की जा रही है। सो मोटो नोटिस लेना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी हक है, और अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो उनमें एक तरह की जंग छिड़ गई थी, दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए थे। इस चीज़ पर नज़र नहीं डाली गई, अपने गिरेबान में नहीं झांका गया, अपना माजी अपना किरदार नहीं देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या रहा है अपने वेब बाकी अख्तियारात के हवाले से या सो मोटो नोटिस के हवाले से। बस ये है कि अगर ख़ुद के अख्तियारात कम करने की बात आई तो उस बिल को ही उठाकर फेंक दिया और कल अदम करार दे दिया गया। अगर हम अदलिया के माजी पर नज़र डालें तो ये बात हमें बखूबी समझ आती है कि ये जो हमारी अदलिया है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास मोहरा है, और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी सियासी खेल खेलना है और उसे जीतना है तो इस मोहरे को जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर इस्तेमाल करती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है कि अगर वो इस मोहरे को इस्तेमाल नहीं करेगी तो वो सियासी खेल में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो पहले हम ये थोड़ा सियासतदानों के मामलात में देख लेते हैं कि अगर एक सियासी जमात जो इक़्तिदार में होती है उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मामलात ख़राब हो जाते हैं तो उस हुकूमत को घर भेजने में, काबीना को फारिग करने में और वज़ीर आज़म को नाअहल करने में ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस अदलिया का ही सहारा लेती है। उस जो है सियासतदानों के उस हुकूमत में जो सियासतदान शामिल होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए जाते हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केसेस बना के उसे नाअहल किया जाता है, और ये पूरा खेल रचा कर जो है वो इस सियासी जमात को जो दौरे इक़्तिदार में होती है उसे घर भेज दिया जाता है। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि जब ये तमाम तर खेल खेल लिया जाता है और दूसरी जो सियासी जमात है उसको इक़्तिदार सौंप दिया जाता है तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का उससे भी जो दिल है वो 2-3 साल में भर जाता है और मामलात ख़राब होना शुरू होते हैं, और उसको भी जो है उस जमात को जो इक़्तिदार में होती है उसे फारिग करके घर भेज दिया जाता है। तो फिर जिस जमात को पहले घर भेजा जाता है, फारिग किया जाता है अदलिया का सहारा लेकर केसेस बना के, तो फिर जो है उस हुकूमत से साज़बाज़ करके बैकडोर डिप्लोमेसीज़ के थ्रू जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उस फारिग हुई हुकूमत को दोबारा इक़्तिदार में लाती है। और जो माजी के केसेस होते हैं, जो नाअहल किया होता है, ये जो करप्शन के चार्जेस लगाए होते हैं, वही अदलिया जो है वो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जो है उस उन तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं या जो वज़ीर आज़म होता है उसको क्लीन चिट फराहम करके दोबारा इक़्तिदार फराहम कर देती है। जो मतलब आप ये खुद देखें ये कितना बड़ा खेल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खेला जा रहा है। इस तमाम तर खेल की आला मिसाल तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जिसके बाद जो है उन्हें अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा और आज तक जो है वो परेशानियां और तकलीफ़ें झेल रहे हैं। अच्छा, तो ये जो नेक्सस इस्तेमाल होता है, ये जो अदलिया जो काम करती है, इस तरह का घिनौना खेल खेलती है, ये सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़ ही खेलती है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी में भी इतनी काली भेड़ें हैं, इतनी करप्शन है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया जाता। अदलिया में भी इतनी काली भेड़ें हैं, इतनी करप्शन होती है और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जो माजी में जो अदलिया ने फ़ैसले दिए हैं किसी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई कि उन्होंने जो है वो गलत अदलिया को इस्तेमाल किया तो उन्हें अदलिया को फ़ेस करना पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं जाते, ये साकिब निसार की मिसाल है कि ये जो है इनका बेटा और ये जो ख़ुद जो है वो पीटीआई की टिकट फ़रोग़ करने में लगे हुए, जिसकी रिकॉर्डिंग भी आई, तो कोई जो है वो साकिब निसार के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। सबको पता है कि साकिब निसार जो है वो पिछली हुकूमत को फारिग करने में एक अहम मोहरा थे, एक अहम किरदार थे, लेकिन आइन की उन्होंने बेहुरमती की, आइन को पामाल किया, आइन को तोड़ा, तो किसी ने जो है वो उन पे जो है कार्रवाई करने का अदलिया में से नहीं सोचा, ना ही ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल में। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लगे या अभी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में जो कुछ हो रहा है, जो सियासत में मुदाखलत चल रही है, तो किसी ने जो है वो सो मोटो नोटिस नहीं लिया और कोई कार्रवाई करने का नहीं सोचा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। सबको पता है कि ये जनरल फैज़ और कमर जावेद बाजवा, उन्होंने मिल के जो है अदलिया के साथ जो है वो पिछली हुकूमत को फारिग करवाया था, लेकिन अदलिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये दोनों जो हैं अब अपनी सर्विस से फारिग हो चुके हैं तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का सोचे। तो ये अदलिया का सिर्फ जो खेल चलता है तो सिर्फ सियासतदानों के ख़िलाफ़, मतलब अदलिया का अपने इदारे में कोई मतलब ज़ोर नहीं चलता, और ना ही ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की अदलिया के अपने ये गैर कानूनी, गैर आइनी और ये गलत फ़ैसलों का नतीजा है कि आज हमारी अदलिया बढ़ चुकी है, हमारी अदलिया डिवाइड है, हमारी अदलिया जो है वो मुंतशिर हो चुकी है, बिखर चुकी है। आज हमारी अदलिया में जो है वो ग्रुप बन चुके हैं।
ہماری عدلیہ میں جو ہے وہ ججز ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایک جج دوسرے جج کے فیصلے کو نہیں مانتا، دوسرا جج پہلے جج کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیتا ہے۔ عدلیہ میں بھی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اب یہ جنگ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، مطلب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سن 2017 میں کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو 2017 میں اسلام آباد میں ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا اسے جو ہے آئی ایس آئی نے فنڈ کیا تھا، اور یہ جو دھرنا تھا وہ آئی ایس آئی نے کروایا تھا، تو اس فیصلے پر جو ہے وہ پوری عدلیہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو گئی، جبکہ سب جانتے تھے کہ آئی ایس آئی کا کیا ماضی رہا ہے، کردار رہا ہے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، لیکن پورا جو سپریم کورٹ ہے، پوری جو عدلیہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو گئی، اور قاضی فائز عیسیٰ کو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ کے جو ہے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا پڑا، اور خدا نے بھی پھر ان کا ساتھ دیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ سرخرو ہوئے۔ اور اب تو جو ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں۔ عمر عطا بندیال کو کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور جو اپوزیشن ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ جب عمر عطا بندیال جو ہے وہ ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارے ہیں تو ہی ہم الیکشن کروائیں گے، اور نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور جو ہے ان کے لیے حالات سازگار ہوں گے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس چلایا تھا وہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں ہی چلایا تھا۔ آج پاکستان کی عدلیہ اپنی عزت اور وقار مکمل طور پہ کھو چکی ہے۔ آج پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ربر اسٹیمپ کی مانند ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اور عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح عدلیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، عدلیہ پہ تنقید کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ عدلیہ کو ٹرول کیا جا رہا ہے، عدلیہ اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، خاموش ہے، کیونکہ عدلیہ کا ماضی اور عدلیہ کا جو کردار ہے وہ اتنا غیر منصفانہ رہا ہے، اتنا خراب رہا ہے، اتنا غلط رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اب اس پر کچھ کر نہیں سکتی۔ بڑے اور طاقتور اداروں کا تو کیا ذکر کرنا، ہماری عدلیہ تو پولیس کے ہاتھوں مجبور ہے، پولیس نے عدلیہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ یہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو اسے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے، لیکن یہاں پہ جو ہے ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ جو ہے عدالت میں اور میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو بغیر ایف آئی آر کے جو ہے وہ حراست میں نہیں لیا جا سکتا، لیکن پولیس جو ہے وہ بغیر جو ہے ایف آئی آر کے، بغیر کسی جو ہے شکایت کے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے جو ہے وہ حراست میں لیتی ہے اور قید کر لیتی ہے۔ اب جو پولیس ہے وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کی عزت، ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتی ہے، اس پر جو ہے وہ ہماری عدلیہ خاموش ہے۔ لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے کاروبار کو سیل کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے پولیس نے، لیکن ہماری عدلیہ خاموش ہے، صرف بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے عمران خان کے تحت جو ہے وہ جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کا پولیس کو حکم دیا تھا، لیکن پولیس نے جو ہے وہ عدلیہ کے اس فیصلے کی بھی دھجیاں اڑا دی، اور عمران خان جس حساب سے اور جس کے تحت جو ہے اپنی ایف آئی آر درج کروانا چاہتے تھے وہ اپنی ایف آئی آر کو درج نہیں کروا سکے۔ ارشد شریف کے مرڈر کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، ابھی تک ارشد شریف کو ان کے اہل خانہ کو انصاف نہیں مل سکا۔ ارشد شریف کی والدہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، اور اس میں ان سب لوگوں کے نام تھے کہ جن پر انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ یہ لوگ ان کے قتل میں، ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے سو موٹو نوٹس دیا کہ ارشد شریف کے جو قتل ہے اس کا پتہ لگایا جائے گا اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہے، اور شاید عدلیہ ناکام ہی رہے اور ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ ہی نہ چل پائے، کیونکہ ارشد شریف کے قتل میں اتنے طاقتور لوگ ملوث تھے کہ جن کو سزا دینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ 75 سال میں ان لوگوں کو سزا نہیں ہو پائی تو اب کیا ہوگی؟ فیصل واوڈا صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ ارشد شریف کا قتل کس نے کیا ہے، کون لوگ اس میں ملوث تھے، لیکن جو ہماری عدلیہ ہے وہ فیصل واوڈا کو بلا کے نہیں پوچھتی کہ کون کون اس میں ملوث تھا، کیونکہ پتہ ہے کہ جب فیصل واوڈا کو بلایا جائے گا اور اس میں تمام طاقتور حلقے کے لوگوں کا نام آئے گا تو پھر یہ عدلیہ کے لیے ہی وبال جان بن جائے گا، تو اس خوف میں جو ہے عدلیہ فیصل واوڈا کو بلاتی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کارروائی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو عدلیہ کو چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ فیصل واوڈا کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ کون کون اس میں ملوث تھا، اور ایک ماں کو جو ہے انصاف فراہم کریں تاکہ ارشد شریف کی بھی روح کو جو ہے وہ سکون حاصل ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو عمران ریاض خان ہیں
وہ بھی ایک عرصے سے لاپتہ ہیں. پتہ نہیں چل رہا کہ انہیں کس نے اغوا کیا, کس نے لاپتہ کیا. اور ہماری جو سپریم کورٹ ہے, عدلیہ جو ہے, اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, وہ عمران ریاض خان کو جو ہے وہ بازیاب کروانے میں مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں. عدلیہ کا کام جو ہے وہ آئین کی تشریح کرنا ہے, آئین بنانا نہیں ہے. لیکن جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ میں انٹرفیئر کرتی ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں میں تو یہ انٹرفیئرنس جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ عدلیہ اور جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو ہے جنگ کا سما تھا. تو عدلیہ کو چاہیے کہ صرف اور صرف جو آئین ہے اس کی تشریح کرے. آئین بنانا جو ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے, اور نہ ہی پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے جنگ میں ملوث ہونا. عمران خان کے اوپر اقتدار سے محروم ہونے کے بعد اتنے کیسز تھے, لیکن وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے, اور 10-10 منٹ میں, ایک 1.5 دن میں جو ہے ان کو جو ہے وہ عدالتوں سے بری کر دیا جاتا تھا, آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. یا تو یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے فیور دیا جا رہا تھا, اگر دیا جا رہا تھا تو وہ غلط تھا. یا تو وہ جو مقدمے تھے وہ ان پر جھوٹے بنائے جاتے تھے, اور اگر ان پر جھوٹے مقدمے بنائے جاتے تھے تو عدلیہ نے ان جھوٹے مقدمے بنانے والوں پر کیوں کارروائی نہیں کی, کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اس کے علاوہ جو ہے 9 مئی کو جس طرح عمران خان کو جو ہے عدالت میں گھس کے گرفتار کیا گیا, عدالت کو توڑا گیا, عدالت کو پامال کیا گیا, اس پہ بھی عدلیہ خاموش رہی. جنہوں نے یہ عدالت کی توہین کی, عدالت میں گھس کے جو ہے ہنگامہ آرائی کی, ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا سکا. 9 مئی کا بہانہ بنا کے پی ٹی آئی کو جو ہے کمزور کرنے کی, توڑنے کی, اور جو پی ٹی آئی کی جو لیڈران ہیں ان کو جو ہے کمزور کرنے کی, اور پی ٹی آئی کو تتر بتر کرنے کی, بانٹنے کی مکمل کوشش کی گئی. اور اس پہ جو ہے کافی حد تک جو ریاست ہے, جو طاقتور حلقے ہیں, وہ کامیابی ہو گئے. کیا اس چیز کی جانچ پڑتال کی گئی کہ آیا کہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کروایا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی سازش ہو کہ جس طرح ماضی میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوتی رہی ہے کہ ان کے امیج کو خراب کیا جا سکے, انہیں کمزور کیا جا سکے, انہیں توڑا جا سکے. کیا کوئی اس پہ جو ہے کمیشن بٹھایا گیا کہ جو 9 مئی کے واقعے کی جانچ پڑتال کر سکے؟ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جب سے ملک ہمارا آزاد ہوا ہے, یہ غداری کا سرٹیفکیٹ دینے کا رواج ہے. فاطمہ جناح کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا, باچا خان کو غدار قرار دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے عبدالولی خان کو غدار قرار دیا گیا, نیشنل عوامی پارٹی نیب پر بین لگا دیا گیا تھا. تو جو یہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, جو حقیقی معنوں میں غدار ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ شہباز گل نے صرف ایک بیان دیا تھا اور انہیں جو ہے وہ اتنا بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. جو 75 سال سے اس ملک پہ تشدد کر رہے ہیں, آئین کو پامال کر رہے ہیں, آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے, کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی؟ ہمارے ملک میں اینٹی ٹیررزم کوڈ بھی کام کر رہے ہیں جو آئین کے منافی ہیں. کیا عدلیہ نے جو ہے اس پہ اسٹانس لیا اور انہیں جو ہے کاؤنٹر کرنے کی, کل عدم کرنے کی کوشش کی؟ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو بھی نوجوان زیر حراست آئے کہ جن پر الزام تھا کہ انہوں نے جناح ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ اور آرمی کی جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا, آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی بات چیت چل رہی ہے, کیا یہ غیر قانونی, غیر آئینی نہیں ہے؟ کیا سیولینس کا جو ٹرائل ہے وہ سپریم کورٹ میں, عدلیہ میں نہیں چلنا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو ہے عدلیہ جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوئی ہے پولیٹیکل کیسز میں. ہماری عدلیہ کو پولیٹیکل کیسز میں غیر جانبدار ہونا چاہیے, انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہی وہ معاملات ہوتے ہیں, یہی وہ کیسز ہوتے ہیں کہ جو ملک کی بقا کو اور ملک کا مستقبل طے کرتے ہیں. لیکن ہماری جو عدلیہ ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل کیسز میں کمپرومائز ہوئی, ہماری عدلیہ نے گھٹنے ٹیکے, جس کے باعث جو ہے آج ہمارا ملک اس نہج پہ پہنچا ہوا ہے. عدلیہ کا کام تھا کہ وہ باقی کیسز میں بے شک تھوڑی نرمی سے کام لے لی تھی, تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھا لی تھی, لیکن جو پولیٹیکل کیسز ہیں اس پہ جو عدلیہ کو جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, اور عدلیہ جو ہے ہر پولیٹیکل کیس میں جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے میں. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی خبر ہے کہ عدالت نے ایک 3 مرلے زمین کا جو فیصلہ ہے وہ 45 سال بعد سنایا. تو یہ تو ہماری عدلیہ کا مقام ہے. ایک شخص جو اپنا کیس دائر کرواتا ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اس کی تیسری یا چوتھی نسل سنتی ہے, اس کے نواسے یا پوتے جو ہیں وہ اس کا فیصلہ سنتے ہیں. اس میں بھی اس شخص کو بعض اوقات انصاف ملتا ہے اور بعض اوقات انصاف نہیں ملتا. یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ وہ فوری, اسی وقت اور جلد سے جلد سنایا جائے. جس انصاف میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ انصاف نہیں ہوتا, وہ عدلیہ نہیں ہوتی. تبھی تو کہتے ہیں the justice delayed is the justice denial. عدلیہ کو چاہیے کہ عوام کو تو کم سے کم جو ہے انصاف وقت پہ اور جلد سے جلد فراہم کیا جائے, کیونکہ وہ جس عہدے پر بیٹھی ہیں, جس کرسی پر بیٹھی ہیں, وہ عوام کی وجہ سے ہی بیٹھی ہیں. وہ جو تنخواہیں حاصل کر رہے ہیں, وہ جو عیاشی کی زندگی حاصل کر رہے ہیں, جو پروٹوکول وہ انجوائے کر رہے ہیں, وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے, عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. عدلیہ کو چاہیے, چیف جسٹس کو چاہیے اور باقی تمام ججز کو چاہیے کہ وہ جو اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں اس کو تو کم سے کم جو ہے وہ حلال کریں, اور عوام کو جو ہے وہ وقت پہ اور جلد سے جلد صحیح طریقے سے انصاف فراہم کریں. ایوب خان اور ان کے خاندان کے خلاف
गंदारा मोटर्स का जो है करप्शन स्कैंडल सामने आया था, लेकिन उसका केस नहीं चलाया गया। आसिम बाजवा का जो है वो उनकी जो पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइज थी पापा जॉन्स का, उसका फैसला, उसका केस नहीं चलाया गया। इसके अलावा जो कमर जावेद बाजवा थे, उनकी जो है वो अभी करप्शन स्कैंडल सामने आया तो उसका केस नहीं चलाया गया। जिस सहाफ़ी ने वो स्कैंडल एक्सपोज किया था, उल्टा उसके ही खिलाफ कार्रवाई हो गई और उसे जो है मुल्क से फ़रार होना पड़ा, और अभी तक जो है वो पाकिस्तान का शहरी होने के नाते जो है वो मुल्क से बाहर जो है एग्ज़ाइल में ज़िंदगी गुजार रहा है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ से कभी नहीं पूछा गया कि उनके जो ये असासे हैं वो किस तरह बने, जो दुबई में वो इतने महंगे फ्लैट में ज़िंदगी बसर कर रहे थे वो उन्होंने किस तरह ख़रीदा। इसके अलावा जनरल कियानी जो ऑस्ट्रेलिया में इतने बड़ा जो उनका फार्म हाउस है वहाँ पे वो अपनी आरामदेह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो उन्होंने फार्म हाउस जो है वो किस तरह लिया। तो ये तमाम तर जो जर्नल फौजी जर्नल जो बाहर अय्याशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्होंने जायदाद बनाई हुई है कि जिनकी आमदन से ज़ायद असासे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो कभी कोई केस नहीं चलाया गया। हकीकी तौर पे जो इंसाफ का तकाजा था, इंसाफ की नज़र में तो सब बराबर होते हैं, तो इन फौजी जर्नल के ख़िलाफ़ भी जो है वो अदालतों में केस चलाने चाहिए थे। इतने पाकिस्तान के मासूम शहरी बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए, उनके अहल खाना को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। इतने सहाफ़ी जो है वो जान से मारे गए, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। सहाफ़ियों पर आज भी जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन तंग है। आज भी सहाफ़ी जो पाकिस्तान में हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को ज़िम्मेदारी से सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो सहाफ़ी मुल्क से बाहर हैं जिन पे ज़मीन पाकिस्तान की तंग है, उनमें वजह सईद ख़ान हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, और इसके अलावा बहुत से सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान में रहकर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। उनका कसूर क्या था कि वो रियासती इदारों से सवाल करते थे, रियासत से सवाल करते थे, ताकतवर हलकों से पूछगछ करते थे, तो उन पे ज़मीन पाकिस्तान की तंग इतनी कर दी गई कि आज वो बैरूनी मुल्क जो है वो एग्ज़ाइल में अपनी ज़िंदगी गुजार के अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा जो एंटी टेररिज्म कोड में जिन मासूम शहरियों को बलि का बकरा बनाया गया, उन्हें उनके अहल खाना को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। आर्मी एक्ट के तहत जिन शहरियों का मुकदमा चलाया गया, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी गई, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इवन के पूरे पाकिस्तान में इतने मिसिंग पर्सनस हैं और उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, उनका मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ गायब है, कौन गायब कर रहा है। क्या हमारी अदलिया जो है उसकी यही ज़िम्मेदारी है? पाकिस्तान की अदलिया के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बेबस और मजबूर नज़र आते हैं। ना ही वो आइन की हिफाजत कर सके, ना ही वो कानून के मुताबिक फ़ैसले कर सके, ना ही वो अपने इदारे अदलिया को बचा सके, ना ही वो हक और बातिल, सच और झूठ और सही और गलत के दरमियान फ़ैसला कर सके, ना ही वो मुल्क में इंसाफ कायम कर सके। तो मुल्क में अमन होना और अमन का फैलना तो दूर की बात है। तो ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ होता है वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, और फिर आप खुद ही जो है इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस हल्फ के तहत जो है ओहदा संभालते हैं, जो हल्फ उठाते हैं, क्या वो अपने हल्फ से और अपनी ज़िम्मेदारी से और जो उनका ओहदा था उससे वफ़ा कर पाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना नाम दोहराते हैं कि सच्चे दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा, कि बहैसियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जज अदालत उज़्मा पाकिस्तान या चीफ जस्टिस या जज अदालत आलिया सूबा या सूबा जात मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा, कि मैं आला अदालती कौंसिल की जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करूँगा, कि मैं ज़ाती मफादात को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ़ करूँगा। अल्लाह मेरी मदद और रहनुमाई फ़रमाए, आमीन। वैसे तो ओवरऑल ये जो पूरा हल्फ है ये बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसमें 3 लाइन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती हैं। पहली तो ये है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा, पहली मेन बात। दूसरी मेन बात
کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اس لائن میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ تیسری امپورٹنٹ لائن اس میں یہ ہے، اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اب آپ خود بتائیں یہ پورا حلف سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں یا پاکستان میں جتنے بھی چیف جسٹس گزرے ہیں، کیا وہ اس حلف کے ساتھ وفا کر پائے؟ کیا انہوں نے اس حلف کا، اپنی ذمہ داری کا اور جو ان کی جاب تھی اس کا حق ادا کیا؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی اس کا حق مارا جاتا تھا اور انصاف کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے تھے، تو اس شخص کے دل میں ایک امید باقی ہوتی تھی کہ جو عدلیہ ہے وہ اس کو انصاف دلائے گی، وہ اس کو حق دلائے گی۔ لیکن آج عدلیہ عوام کے دل میں، عوام کے اندر وہ اپنا مقام کھو چکی ہے، اور وہ وقت اب دور نہیں کہ جب عوام اپنے فیصلے جو ہے وہ خود سڑکوں پہ کرنے لگ جائے گی، اور ان حالات کا، اور یہ جو خانہ جنگی شروع ہوگی، جو حالات کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت جلد شروع ہونے والی ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہوگی تو اس کا جو سہرا باندھا جائے گا وہ عدلیہ کے سر پہ بھی باندھا جائے گا، اور مورخ لکھے گا کہ جب ملک کو آگ لگ رہی تھی تو اس آگ کو بھڑکانے میں عدلیہ کا ایک اہم کردار تھا۔ عدلیہ کا کام سیاست کرنا، سیاست میں مداخلت کرنا، کسی ادارے کے کھیل کا تماشا بننا، مہرا بننا یا اس ادارے کی کٹ پتلی بننا نہیں ہوتا۔ عدلیہ کا کام صرف اور صرف انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے، اور ہماری عدلیہ اپنی اسی ذمہ داری کو سر انجام دینے سے قاصر ہے۔ اس وقت عدلیہ میں تقریباً 18 لاکھ سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں۔ عدلیہ کو چاہیے کہ وہ عوام کو انصاف فراہم کرے، یہ جو پینڈنگ 18 لاکھ کیسز ہیں ان کو حل کرے، تاکہ عوام کے دل میں عدلیہ کی وہی عزت، وہی مرتبہ اور وہی وقار جو پہلے تھا وہ آج بھی پیدا ہو۔ اگر عدلیہ پاکستان کی بہتری میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے عدلیہ کو سب سے پہلے جو شروعات کرنی پڑے گی وہ اپنے ادارے سے کرنی پڑے گی۔ یہ جو ہمارے عدلیہ کے نظام میں جتنی بھی کالی بھیڑیں ہیں کہ جنہوں نے نظام عدل کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے، ان کو سب سے پہلے منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو اپنے کھیل کے لیے استعمال کرتی ہے، تو عدلیہ کو ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس انوالومنٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے کہ جس کے باعث آج ہمارا ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے، تو یہ جتنے بھی جرنیل جو آج بھی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اور انہیں منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ اور پھر جتنے سیاستدان واقعی میں حقیقی معنوں میں گنہگار ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کی ہے، عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور ملک کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ جسٹس منیر سے لے کے عمر عطا بندیال تک اگر ہم پاکستان میں چیف جسٹس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان تھا اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پایا۔ ہر کوئی جو ہے، ہر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جسٹس منیر کی لیگیسی کو لے کر آگے چلا۔ امید ہے کہ آنے والا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ ذمہ داری سے کام کرے گا اور جسٹس منیر کے بجائے اے آر کارنیلیس کی جو لیگیسی ہے اس کو لے کر چلے گا، تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، پاکستان ترقی کر سکے اور پاکستان ایک امن پسند اور انصاف پسند ملک بن سکے۔ عدلیہ جو ہے وہ ملک کا سب سے طاقتور ادارہ ہوتا ہے، بس عدلیہ کو اپنی یہ حیثیت اور پہچان جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔